नई सुबह में मैं संध्या लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। ब्राजील में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी ब्रासिलिया पहुंच गए हैं। बताएंगे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से जुड़ी हर एक अपडेट। बात होगी अमरनाथ यात्रा की, आपको बताएंगे मौसम का हाल भी। तो अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें भी होंगी, अखबार जगत की खबरें। तो पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की हेडलाइंस के साथ। ब्रासीलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत। ब्राजील के रक्षा मंत्री ने एयरपोर्ट पर की अगवानी। भारतवंशियों का भी पीएम ने स्वीकार किया अभिवादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा के बीच आज होगी द्विपक्षीय बैठक। आतंकवाद से निपटने, गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान समेत कृषि अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में 4 समझौता होने की है उम्मीद। अगले साल भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स को मिलेगी नई पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 की तरह जन केंद्रित दृष्टिकोण और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ ब्रिक्स को ले जाएंगे आगे। अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया से आयात पर लगाया 25% टैरिफ। 1 अगस्त से लागू होगा नया प्लान। ट्रंप की घोषणा से अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट। और नोवाक जोकोविच ने अपने 8वें विंबलडन खिताब की तरफ मजबूती से बढ़ाए कदम। एलेक्स डी मिनोर को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और आइए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की राजकीय यात्रा पर हैं। यहां रियो डी जानेरो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम आज सुबह ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया पहुंचे। यहां उनका बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर ब्राजील के रक्षा मंत्री जोस मुसियो मोंटेरो फिल्हो ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान ब्राजील के पारंपरिक सांबा रेगे के प्रदर्शन ने पीएम के स्वागत को संगीतमय बना दिया। प्रधानमंत्री ने इन कलाकारों की खूब सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के निमंत्रण पर ब्राजील की यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में ब्राजील में हैं। इसके बाद वो अंतिम चरण में नामीबिया पहुंचेंगे। एयरपोर्ट के बाद ब्रासीलिया में होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय की ओर से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उनका अभिवादन स्वीकार किया और उनके साथ बातचीत भी की। भारतीय समुदाय के लोग तिरंगा लेकर होटल के बाहर जमा हुए थे। होटल में आचार्य जोनास मसेट्टी और उनके साथियों ने शिव तांडव स्त्रोत का पाठ किया। साथ ही ब्राजील के अमेज़न वर्षावनों के मूल निवासियों द्वारा स्थानीय मंत्रों का उच्चारण भी किया गया। पीएम मोदी ने यहां होटल में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा। उन्होंने कलाकारों की सराहना की और उनके प्रदर्शन समाप्त होने के बाद उनसे बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने ब्रासीलिया में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए स्वागत को यादगार बताया और कहा कि इनके स्वागत ने एक बार फिर दर्शाया है कि हमारा प्रवासी समुदाय कितना भावुक है और अपनी जड़ों से कितना जुड़ा हुआ है। भारतवंशियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को ऐतिहासिक बताया। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा परी पशि दिगंबरे मनो विनोद हेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगला स्फुरत्फणा मणि प्रभा कदंब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान सिंधुरा स्फुरत् कबूतरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विभातभूतभर्तरि इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं सबं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् हरे गुणौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं विदेहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं विदेहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। ओम
शाबाश 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 शाबाश। प्रधानमंत्री ब्राज़ीलिया पहुंचे हैं और जब प्रधानमंत्री ब्राज़ीलिया पहुंचे तो भारतवंशी उनके स्वागत के लिए रहे। यहाँ पर कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम काफ़ी दिनों से, जब से घोषणा हुई थी कि वो आएंगे, तो उनकी एक झलक पाने के लिए हम काफ़ी उत्सुक थे और इंतज़ार कर रहे थे। जितने उत्सुक हम सब भारतीय थे, उतने ही उत्सुक यहाँ के लोग हैं। आप भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी प्रधानमंत्री? हाँ जी, मैं न्यूज़ में देखती रहती हूँ उन्हें, एंड जब से मैं इधर आई हूँ ब्राज़ील में, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे प्रधानमंत्री इधर आ पाए और हमसे मिल पाए। हम सुबह से ही इतना साड़ी पहन कर तैयार होके आए, बहुत अच्छा लगा। मैंने भी पहली बार प्रधानमंत्री जी को सामने से देखा, इसके लिए बहुत ही रेडी थे कि कब वो आएंगे। तो बहुत अच्छा लगा कि विदेश की धरती में प्रधानमंत्री जी से मिले। हम पहली बार मिले हैं प्रधानमंत्री जी से, बहुत अच्छा है। बहुत पहले से ही, जब से पता चला कि तब से ही हम उत्साहित थे कि किस दिन अब सामने देखेंगे, सब मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कदम उठाया, महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार वो काम करते रहे, कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है कि उन्होंने एक पूरे ऑपरेशन को इतना परफेक्ट नाम दिया है, ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि एक सिंदूर क्या महत्व रखता है एक औरत की ज़िंदगी में। उन्होंने बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट नाम रखा, और ना ही सिर्फ हमारे जो सोल्जर्स हैं जो लड़े, बट इवन सारे लेडीज़ को भी उन्होंने मतलब इतना जोश भर दिया कि बस अब तो भारत को कोई भी नहीं हरा सकता है। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये आपने देखा कि भारतवंशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी उत्साहित हैं, और उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और ज़्यादा गहराई पहुंचाएगी। इसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री के जो कदम हमेशा से उठते रहे हैं देश की भलाई के लिए, देश के उत्थान के लिए, और उसको लेकर विदेशों में रहने वाले भारतवंशी भी गर्व करते हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ब्राज़ीलिया। आपको बता दें कि पिछले 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये ब्राजील की पहली राजकीय यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के कारण दोनों देशों के संबंधों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इनमें आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर काम करना,
गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान करना और नवीकरणीय ऊर्जा तथा कृषि अनुसंधान में सहयोग शामिल है। दोनों नेता व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित आपसी हितों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा भारत और ब्राजील के बीच आपसी सहयोग और संबंधों को एक नई दिशा देने के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 3 बार ब्राजील का दौरा कर चुके हैं। After 57 years that the Prime Minister of India is paying a state visit to Brazil. During the state visit, he'll be accorded the state protocol, state ceremonial welcome, followed by a bilateral talk where both delegations led by the respective leaders will meet. And after the talks, we are hoping to sign 4 agreements or /MOUs between the two countries, namely on renewable energy, counterterrorism, agricultural research cooperation between ICAR, which is Indian Council for Agricultural Research, and Embrapa of Brazil, and also exchange and mutual protection of confidential information. These agreements have been finalized, and we are hoping to sign this on 8th of July. एक समय था जब ब्राजीलिया में दूर दूर तक भारतीय व्यंजनों का स्वाद खाना तो दूर देखने को भी नहीं मिलता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। भारतवंशियों ने स्टार्टअप के रूप में भारतीय व्यंजन ब्राजीलिया के लोगों के सामने परोसने शुरू किए हैं, तो यहाँ के लोगों ने दिल खोलकर भारतीय खाने की तारीफ भी की है। देखिए ब्राजीलिया से संवाददाता नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। नमस्ते इंडियन रेस्टोरेंट। इस समय हम ब्राजीलिया में हैं और आपको बता दें कि भारत के फूड को, भारत के कल्चर को देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हमारे जो भारत के लोग हैं वो फैला रहे हैं। ऐसे ही एक इंडियन रेस्टोरेंट में हम आए हैं। आपने इंडियन फूड यहाँ पर पेश किया और काफ़ी लोग दिख भी रहे हैं खाते हुए। एक्चुअल में सर यहाँ पे ऐसा है, जब हम स्टार्टिंग में आए थे तब तो लोग नहीं खाते थे मिर्ची ज़्यादा, लेकिन अभी सीख गए हमारे साथ खाते खाते। तो मेरा तो हफ्ते में 1 किलो हरी वाली मिर्ची यूज़ कर लेते हैं हम लोग। अब खाने लगे धीरे धीरे, लेकिन उनका एक माइंड ऑलरेडी सेट होता है कि जब हम इंडियन फूड खाते हैं तो स्पाइसी होगा। तो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या डिमांड रहती है? सर समोसे का बहुत ज़्यादा रहता है, और दूसरा हमारा चिकन टिक्का मसाला या बटर चिकन बहुत फेमस है यहाँ पे, क्योंकि लोग यहाँ पे ज़्यादा मोस्टली नॉनवेज खाना भी पसंद करते हैं। और उसके अलावा फिर यहाँ पे वेगन लोग बहुत ज़्यादा हैं, जो दाल बहुत खाते हैं लोग, चना बहुत खाते हैं लोग, क्योंकि उसका ये होता है कि यहाँ पे वेगन बहुत ज़्यादा लोग हैं, वेजिटेरियन से भी ज़्यादा वेगन है यहाँ पे लोग। भारत के खान पान को आप ब्राज़ील के लोगों तक पहुँचा रहे हैं। सर अच्छा लगता है, हमें तो प्राउड फील होता है, और हमारी कंट्री है तो हम तो खुशी खुशी जाते हैं और 2-3 चीज़ें और भी समझाते हैं उनको, ये भी खाओ अच्छा है। बाकी लोग तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग सारी चीज़ें ऑनलाइन देख रहे हैं, तो वैसे लोगों को कल्चर ही तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। अभी कुंभ मेले में भी तो बहुत सारे लोग यहाँ से गए थे और वो पर्सनली यहाँ पे आके मेरे से मिले। तो हम कुंभ मेला गए थे, इंडिया जाते रहते हैं हर साल में, कोई योगा से कनेक्टिंग है हमारे एम्बेसी में। जो लोग हैं जो इंडियन रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं और किस तरीके से भारतीय खान पान को पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन AK के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, ब्राज़ीलिया। पिछले 50 सालों से ब्राजील में रह रही भारतवंशी रीवा गर्ग PM मोदी के आगमन से काफी उत्साहित हैं। उनका मानना है कि PM मोदी को दुनिया ग्लोबल लीडर के तौर पर देखते हैं। भारतवंशी रीवा गर्ग से बात की है DD न्यूज़ के संवाददाता नीरज सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राज़ीलिया पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो भारतवंशी जो लोग हैं उनमें प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साह भी है। रेवा जी, कैसे देखती हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और जो भारत के लोग हैं वो कितने उत्साहित हैं प्रधानमंत्री को लेकर? बहुत उत्साहित हैं, और जिनको देखने के सुनने के लिए परमिशन नहीं मिली है वो बड़े उदास हैं। तो सब लोग बहुत उत्साहित हैं। आप कैसे देखते हैं कि प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे पर जाते हैं तमाम भारतवंशियों से वो मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से रह रहे हैं, और प्रधानमंत्री लगातार कहते भी रहे हैं कि एक तरीके से वो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं ये लोग। ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि सच बताऊं तो 2014 से पहले हमको इतनी वक़्त नहीं दी जाती थी, और अब मोदी जी के आने के बाद से
जो हिंदुस्तानी हैं उनको बहुत खुशी है। हिंदुस्तान की जो हिंदुइज़्म और योगा ये सब कल्चर है जो उसको लेके यहाँ के लोग बहुत सम्मान देते हैं और जानना चाहते हैं। तो जानने के लिए वो हिंदुस्तान की यात्रा भी करना चाहते हैं और उसके बारे में पूछते हैं हमसे। आपको लग रहा है कि अब पिछले 11-12 सालों में ये नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ी हैं एक दूसरे के प्रति? अवश्य बहुत नज़दीकियाँ बढ़ी हैं, पर इसमें मुख्य रूप से ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से है, टेक्नोलॉजी की वजह से है। और जब से पता लगा है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो हम सब एक्साइटेड हैं कि मिलने के लिए। चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रेवा जी जो बता रही थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर यहाँ के जो इंडियन हैं, भारतवंशी हैं, उनमें गजब का उत्साह है। बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतज़ार यहाँ पर जो भारतवंशी हैं वो कर रहे हैं। और आप देखें कि रेवा जी पिछले 50 साल से ब्राज़ील में रह रही हैं, ब्राज़ीलिया में, और भारत के कल्चर और भारत की संस्कृति को ब्राज़ील के लोगों से रूबरू भी करा रही हैं। और ब्राज़ील के लोग भी जान रहे हैं कि इंडिया अब किस तेज़ी के साथ बदल रहा है, तकनीक के इस युग में इंडिया कितनी तेज़ी से आगे जा रहा है। कैमरामैन आनंद के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ब्राज़ीलिया। हिंदी एक वैश्विक भाषा बनकर उभरी है। पूरी दुनिया में हिंदी भाषा के प्रति रुझान काफी बढ़ रहा है। यही वजह है कि ब्राजील के निवासी भी हिंदी सीख रहे हैं। ब्राजील के लोगों का हिंदी सीखने के पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि वो भारत की समृद्ध संस्कृति को गहराई से जान सकें। तो देखिए ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया से हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। आज हिंदी ग्लोबल भाषा बनती हुई जा रही है और आप देखें दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जो लोग हैं वो हिंदी को सुनना, हिंदी को पढ़ना पसंद करते हैं। ऐसे ही हम ब्राज़ीलिया में एक क्लास में आए हैं जहाँ पर हिंदी में पढ़ाई की जा रही है। जो हिंदी है वो अब ब्राज़ील के लोगों के जहन में, ब्राज़ील के लोगों के मन में धीरे धीरे उतर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, कितनी अच्छी हैंड राइटिंग में जो हिंदी है। इसके साथ साथ ही आप देखें कि हिंदी किस तरीके से प्राथमिक स्तर पर जो लोग हैं वो यहाँ पर सीख रहे हैं ताकि भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर है उसको पहचान सकें। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी हिंदी धीरे धीरे यहाँ पर फेमस हो रही है। इसके साथ साथ ही हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो हिंदी में ना केवल लिखता है, ना केवल पढ़ती हैं, बल्कि एक खूबसूरत जो गाना है वो भी हिंदी में गा के आपको सुनाएंगी। तो हम आपको सीधे रूबरू करवाते हैं और हिंदी में एक खूबसूरत सा गाना आपको सुनवाते हैं। चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे, चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे, आने वाली कब आएगी कोई दे बता, तुम रहे हैं जाने कब से हम उसका पता, आजा जा 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 जा। तो ये आपने देखा कितना खूबसूरत तरीके से हिंदी गाना सुनाया। और यही खूबसूरती है हिंदी की कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जो लोग हैं वो हिंदी सीख रहे हैं और एक तरीके से हिंदी को काफ़ी समृद्ध कर रहे हैं। और ये लोग भी भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर उसको जानना चाहते हैं। कैमरामैन लोकनाथ के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ब्राज़ीलिया। वहीं ब्राजील के मूल निवासी ब्रूनो को हिंदी भाषा से बेहद लगाव है। ब्रूनो हिंदी में ही बातचीत भी करते हैं। ब्रूनो को भारतीय संस्कृति काफी पसंद है। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से भारत और ब्राजील के रिश्ते में प्रगाढ़ता आई है। डीडी न्यूज़ के संवाददाता नीरज सिंह ने की है ब्राजीलिया के निवासी ब्रूनो से खास बातचीत। हमारे साथ ब्रूनो हैं जो ब्राज़ील के ही निवासी हैं, लेकिन हिंदी से इन्हें प्यार है और ये कहते हैं कि हिंदी अच्छी लगती है, भारतीय संस्कृति और भारत उनको अच्छा लगता है। खुद ब्रूनो से ही पूछते हैं। ब्रूनो, हिंदी कैसा लगता है आपको? मेरा नाम ब्रूनो है। फर्स्ट नमस्ते।
I started studying Hindi here in Brasilia at the Embassy of India with a great professor, Erevar Garg, for almost 3 years. मैं 2 बार भारत गया. मैं दिल्ली, जयपुर, आगरा और वाराणसी गया. मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है. मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा. I can say that भारत मेरे दिल में है. मोदी जी की जो शख्सियत है, मोदी जी कैसे लगते हैं ब्राज़ील के लोगों को? Well, this I have to speak in English. I think it's very important for Prime Minister of India to be here in Brazil to foster cooperation between Brazil and India, since they are key players in the global economy, founders of the BRICS group. So for me as a Brazilian, I do wish that these visits can foster this cooperation in the economy, when we talk about economy, tourism and technology, because I think both countries have a lot to share in these fields. ब्रूनो जो ब्राज़ीलिया से हैं और हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषा पसंद है, हिंदी कल्चर पसंद है, इंडिया भी गए, इंडिया के कई सारे शहरों में भ्रमण भी किया है, इंडियन ड्रेस भी इस समय पहने हुए हैं और प्रधानमंत्री को लेकर भी इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा और प्रधानमंत्री ने भारत और ब्राज़ील के बीच जिन संबंधों की शुरुआत की है, दोनों देश उन संबंधों को लेकर आज बहुत कुछ नज़दीक भी आ गए हैं और आने वाले समय में ये संबंध और भी ज़्यादा गहरे होंगे। कैमरामैन आनंद के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ब्राज़ीलिया। और नया सवेरा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखो इधर, ये छतरी भी है। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा? उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए, बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। क्या? सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे भारत और ब्राजील के बीच जिस तरह से प्रगाढ़ हो रहे हैं संबंध, उसके बारे में। आपको बता दें कि ब्राजीलिया में हमारे संवाददाता नीरज सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को कवर कर रहे हैं, तो उनसे ही जानते हैं कुछ और सवालों के जवाब। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये राजकीय यात्रा? प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखें कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री ने ब्राज़ील के साथ भारतीय संबंधों में एक नई गहराई दी है। आप देखें कि कई सारे मुद्दों पर जब वैश्विक मंच पर किसी बात के समर्थन करने की बात है तो ब्राज़ील हमेशा से भारत का समर्थन करता रहा है। और आप देखें कि ब्रिक्स में जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्म जोशी के साथ स्वागत किया, गले मिलकर, और इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो मैसेज देती हैं कि भारत और ब्राज़ील के जो संबंध हैं वो कितने गहरे हैं और कितने आत्मीय हैं। इसके साथ साथ आप देखें कि ब्राज़ील में प्रधानमंत्री पहले रियो में गए, उसके बाद अब राजकीय यात्रा पर प्रधानमंत्री ब्राज़ीलिया आए हैं, और ये एक कह सकते हैं कि एक बड़े सम्मान की बात है भारत के लिए
कि ब्राज़ील ने राजकीय सम्मान दिया है भारत के प्रधानमंत्री को, और दोनों देशों में कई सारे हम कहें कि मुद्दे ऐसे हैं जो दोनों देशों को काफ़ी नज़दीक लाते हैं। प्रधानमंत्री का जिस तरीके से स्वागत किया गया, प्रधानमंत्री का जिस तरीके से ब्राज़ील के लोगों ने स्वागत किया, वो अपने आप में देखने की बात है। और ब्राज़ील के तमाम लोगों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि भारत ब्राज़ील का एक पक्का दोस्त है, एक सच्चा दोस्त है, और ब्राज़ील की तमाम समस्याओं से लेकर ब्राज़ील के विकास के जो मार्ग है उसमें भारत हमेशा से एक साथी बनकर सामने आया है, और हमेशा से ब्राज़ील का जो साथ है वो भारत ने दिया है। और उसी के साथ साथ ही आप देखें कि भारत की भी तमाम जो चुनौतियां, तमाम चिंताएं हैं, उनका समर्थन हमेशा से ब्राज़ील ने किया है। इसके साथ साथ आप देखें कि कई सारे मुद्दे हैं दोनों देशों के बीच में जिन पर ब्राज़ील और भारत के जो प्रमुख हैं वो उस पर बात करेंगे। तो उस लिहाज से ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है, और देखना होगा कि किन किन मुद्दों पर जो समझौता है दोनों देशों के बीच में होता है। जी नीरज, ब्राजील के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री जब द्विपक्षीय वार्ता करेंगे तो वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन पर सहमति बन सकती है? किन क्षेत्रों में दोनों देश करीब आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कई सारे मुद्दे हैं जिन पर ब्राज़ील और भारत उनके बीच में समझौता हो सकता है। कई सारे जो मुद्दे हैं उनमें दोनों देश सहयोग कर सकते हैं। आप देखें कि ब्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आतंकवाद के मुद्दे को उठाया कि आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है, और आतंकवाद से तभी लड़ा जा सकता है जब विश्व के जो तमाम लीडर हैं एक साथ आकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ें, क्योंकि आतंकवाद का जो मौन समर्थन है वो भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मौन समर्थन कहीं ना कहीं हम कहें कि आतंकवाद को एक तरीके से सहायता भी करता है। तो आतंकवाद से तभी लड़ सकते हैं जब सब एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ें। इसके साथ साथ ही कई सारे ऐसे पहलू हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों जो देश हैं वो सहमत हो सकते हैं। रणनीतिक साझीदार के तौर पर भारत और ब्राज़ील एक दूसरे के और ज़्यादा जो नज़दीक हैं वो आ सकते हैं। रक्षा क्षेत्र में ब्राज़ील ने भी कई बार इंटरेस्ट दिखाया है। भारत के अंदर जो रक्षा उत्पाद हैं उनमें ब्राज़ील का इंटरेस्ट है। इसके साथ साथ ही कई सारे मुद्दे हैं। अगर हम IT की बात करें, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, उसमें भी जो दोनों देश हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। कृषि एक क्षेत्र है, स्वास्थ्य एक क्षेत्र है, सौर ऊर्जा है, जिनमें दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं, और इन मुद्दों पर जो चर्चा है वो हो सकती है। तो उस लिहाज से ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इंतज़ार रहेगा कि किन किन मुद्दों पर बात होती है, किन किन मुद्दों पर दोनों देश समझौता करते हैं। हम कहें भारत के लिहाज से और ब्राज़ील के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है, और दोनों देशों के संबंधों को एक नई ऊंचाई इस यात्रा से मिलेगी। बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि ब्राज़ील में दुग्ध उत्पादन की पूरी तस्वीर बदलने में गुजरात से भेंट में मिले सांड ने अहम भूमिका निभाई है। 1960 में गुजरात के भावनगर रियासत के महाराजा ने कृष्णा नाम के गिर नस्ल के एक सांड को ब्राज़ील को भेंट किया था। ये गिफ्ट ब्राज़ील के लिए काफी शुभ साबित हुआ। कृष्णा ने ब्राज़ील में दूध उत्पादन की श्वेत क्रांति शुरू की। तो आइए देखते हैं ब्राज़ील से ही हमारी संवाददाता मेघना सिंह देव की ये विशेष रिपोर्ट। भारत और ब्राज़ील को एक अद्भुत कहानी जोड़ती है। बात है साल 1960 की, जब गुजरात के भावनगर रियासत के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी गोहिल ने कृष्णा नाम के गिर नस्ल के एक सांड को ब्राज़ील को भेंट किया, और इसी से ब्राज़ील में शुरू हुई दूध उत्पादन की एक श्वेत क्रांति। फिर 1962 में गुजरात से बड़ी संख्या में आई गिर और कांकरेज गायों ने भी इस श्वेत क्रांति को गति दी। ब्राज़ील में जितनी भी गायें हैं उनका ओरिजिन जो है भारत से है। गिर गाय और कांकरेज गाय जो है यहाँ से करीब 70-80 साल पहले लाई गई थी, और उसके बाद में ब्राज़ील ने उस पर काफ़ी मेहनत करके उसको क्रॉस ब्रीडिंग करके उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च करके उन्होंने दूध के लिए काफ़ी इसमें विज्ञान के साथ में कार्य किया है।
गीर गायों जो अपने उच्च गुणवत्ता वाले दूध और सहन शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं, अब ब्राजील में दुग्ध उत्पादन की रीढ़ बन चुकी हैं। जहां भारत में एक गीर गाय औसतन 15 से 20 लीटर दूध देती है, वहीं ब्राजील में इनसे 40 से 60 लीटर तक दूध लिया जा रहा है। हमारे भावनगर के नेक नामदार महाराजा साहब श्री कृष्ण कुमार सिंह जी ने, जैसे आपने कहा कि 1960 में 1960 में सेल्सो गार्सिया सेड नाम के ब्राज़ीलियन व्यक्ति को, महानुभव को एक गीर बुल भेंट में दिया था एज अ गिफ्ट। और तब से आज तक हम काफ़ी सीख सकते हैं हमारे ब्राज़ीलियन के भाइयों और बहनों से कि उन्होंने के इस गिफ्ट की कदर कितनी की है, उन्होंने एक डेयरी प्रोडक्शन कितनी सीरियसली से शुरुआत की है। 80% जो ज़ेबू कैटल है वो यही कृष्ण द बुल जो महाराजा साहब ने सेल्सो गार्सिया सेड को एक गिफ्ट में दिया था, उन्हीं की संतान है। Brazil is the fourth largest country in terms of milk production, giving 35 billions of liters of milk per year. So we thank India for this magnificent gift for us, for Brazil, for my family. भारत की धरोहर ब्राजील की समृद्धि का आधार बन गई। ये कहानी है कृष्णा की, जो एक उपहार बनकर आया और ब्राजील की श्वेत क्रांति का प्रतीक बन गया। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मा के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज़, ब्राजील। और अगले साल भारत ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता करेगा। भारत के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण अवसर है। आपको बताएं कि उससे पहले ब्राजील दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपनी अध्यक्षता में ब्रिक्स मंच को जन केंद्रित दृष्टिकोण और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे ले जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हम सभी विषयों पर करीबी सहयोग जारी रखेंगे। हम ब्रिक्स को नए रूप से परिभाषित करने पर काम करेंगे। ब्रिक्स का मतलब होगा बिल्डिंग रेसिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी क्षमता निर्माण, सहयोग व सतत विकास के लिए अन्वेषण। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस तरह अपनी अध्यक्षता के दौरान हमने G20 को व्यापकता दिलाई, ग्लोबल साउथ के विषयों को एजेंडे में प्राथमिकता दिलाई, उसी तरह ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान हम इस फोरम को आम जनता केंद्रित और मानवता प्रथम की भावना से आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ब्राजील यात्रा को उपयोगी बताया। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखते हुए कहा कि एक वीडियो भी साझा किया और लिखा कि मेरी ब्राजील यात्रा का रियो चरण बहुत ही उपयोगी रहा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हमने व्यापक विचार विमर्श किया।
और अब बात कर लेते हैं श्री अमरनाथ यात्रा की। 3 जुलाई से शुरू हुई श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालु लगातार बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ धाम के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों में जबरदस्त उत्साह है। इसी दौरान जम्मू में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तवी नदी के तट पर आरती में शामिल हुए। पहली बार आना हुआ है और पहली बार मैं ये तभी आरती के लिए आया हूँ। हाँ, ये जैसे हमारी सुरक्षित जो संस्कृति है उसको संरक्षण का बढ़ावा अच्छा है। और जैसे कि गंगा आरती देखते हैं हम लोग, हरिद्वार में होती है, ऋषिकेश में होती है, अयोध्या में होती है, उज्जैन में होती है, नासिक में होती है। वैसे ये भी इनका एक अच्छा बढ़ावा है हमारी संस्कृति को संरक्षण के लिए। आगे आने वाले समय में हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है भविष्य में, वो भी जान पाएंगे कैसे होता है, क्या सिस्टम है। बहुत अच्छा हुआ है हमारे कल्चर के लिए। एक्चुअली हम हरिद्वार देखिए, काशी में होती है, ऋषिकेश में होती है और अच्छा है हमारा कल्चर और आगे जा रहा है। हम तो यही आशा करते हैं कि और आगे आए, लोगों को पता चले इस चीज के बारे में भी, लोग जागरूक हों इस चीज को लेके। और आशा करते हैं और ज्यादा लोग आए, दर्शन करें। एक्चुअली लोगों में बहुत डर बैठ गया था अभी आतंकवाद को लेके, लेकिन उस चीज को आगे बढ़ावा मिले और लोग आए। उसको हम चाहते हैं आगे ले जाया जाए कल्चर को और भारतीय संस्कृति भी आगे निखर के आए। बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश की हमने आरती देखी कि उसी की तरफ पे यहाँ पे बनारस से के पंडित जी आए हैं आरती करने के लिए। और मतलब हम जाएंगे तो हम अपनी वीडियो बना के ले जाएंगे, हम बताएंगे कि भाई जम्मू में भी अब इस तरह से आरती होती है। और लोगों को बहुत मतलब यहाँ पे पर्यटन को और भी अच्छा मौका मिलेगा। जो चीज में हम लोग को दिक्कत हो रही है, अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको तुरंत रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में की सारा व्यवस्था ठीक है। मन्नत लेकर जा रहे हैं कि बाबा सबको अच्छे रखे। हाँ, हम लोग अमरनाथ यात्रा पहली बार आए हुए हैं और आके हमें बहुत खुशी हो रही है। जो इससे पहले माहौल क्रिएट हुआ था, जो लोगों में डर पैदा हुआ था, यहाँ के उसका 1% भी वैसा कुछ नहीं है और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। दर्शन करने की तमन्ना था, भोलेनाथ से की दया सबके ऊपर करे, महादेव अपने सिस्टम के ऊपर। पहली बार यात्रा है, ये बहुत अच्छा है, सुकून मिल रहा है मस्त। सब सुविधा बढ़िया है, लंगर भी लगे हुए हैं, सोने की बढ़िया। और वहीं आज जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का भी अंतिम दिन है। आज भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ वापस मंदिर में लौट आते हैं। भगवान जगन्नाथ की वापसी की रस्में नीलाद्री बीजे कहलाती हैं। नीलाद्री बीजे की रस्म संध्या धूप के साथ शुरू होगी। इस रस्म के साथ ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरी हो जाएगी। जगन्नाथपुरी की ये रथ यात्रा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। हर कोई यहाँ आकर खुद को सौभाग्यशाली मानता है। मैं एक्सप्रेस तो कर नहीं पाऊंगी क्योंकि ये तो अपना मन का फीलिंग्स है। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ मैं, बहुत इमोशनली कनेक्टेड हूँ उनसे। भगवान का आधार उत्सव है। तीनों भगवान को तीनों रथ का ऊपर आधारपणा पूजा होंगे। जो रथ यात्रा का ये एक महत्व उत्सव है। गतकाल महाप्रभु की सुनार श्रृंगार हुए थे, तो आज महाप्रभु के तीनों रथ में सामने में महाप्रभु के सामने में तीनों मिट्टी का हांडी में महाप्रभु का आधार उत्सव पालन करेंगे। जो उसको महास्वर सेवायतन है उसको प्रिपरेशन करेंगे। और भगवान जी का ये पांचन भोग होता है, जिसको पाने के लिए रथ का 4 पार्श्व में जो भगवान जी है और घोड़ा सारथी और बाहर का जो अत्युत्त आत्मा है और भगवान जी है, जो भगवान जी का महाप्रसाद बाहर नहीं पाते मंदिर के अंदर में, वो सब इसी दिन को देख के रहते हैं। कभी भगवान जी बाहर आएंगे और रथ यात्रा में ये आधार उत्सव उनको महाप्रसाद के हिसाब से वो पाएंगे। और नया सवेरा में अब रुक करते हैं अन्य खबरों का, जहां आगरा में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता और वकील जलालुद्दीन पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि वो न्याय की गुहार लेकर कांग्रेस नेता जलालुद्दीन के पास गई थी, लेकिन उसने शहर के कांग्रेस कार्यालय लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला का आरोप है कि ये उसके साथ बीते 3 साल से हो रहा है। महिला के द्वारा एक अधिवक्ता के ऊपर आरोप लगाए गए, जिसपे पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और टीमें लगाई गई हैं। गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।
वहीं अगली खबर बिहार से है, जहां पटना में बिजनेसमैन गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने शूटर उमेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस विभाग की ओर से अभी इस बारे में जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि पटना के मालसलामी इलाके से उमेश कुमार को पकड़ा गया और उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए। इसके अलावा एसटीएफ और पटना पुलिस ने गिरफ्तार शूटर उमेश कुमार की निशानदेही पर कोतवाली थाने से सटे उदयगिरी अपार्टमेंट में छापेमारी की, जहां से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि 4 जुलाई की देर रात पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और नया सवेरा में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। एक 12 नंबर पड़ा क्या उधर? कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ, ये सब क्या है भैया? हाँ क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ क्यों नहीं होगी भाई, बाइकर बनने का सपना जो था। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा ताकि मेरे मोन्टू के सपनों पे कोई ब्रेक न लगा सके। सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने की। और अखबारों के तमाम सुर्खियों को समेटे हुए स्टूडियो में मौजूद है हमारी सहयोगी भावना का रुख करते हैं। भावना, वो कौन सी खबरें हैं जो आज अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित हैं? संध्या सुप्रभात। आज के अखबारों की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों की खबरें अलग अलग पृष्ठ पर आज अलग अलग समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कल रियो डी जेनेरियो में थे और 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उन्होंने संबोधन दिया और कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण बात यही करी कि कोविड जो महामारी आई उसमें वायरस को कहा कि वायरस वीज़ा लेकर नहीं आता और पासपोर्ट भी कोई समाधान लेकर नहीं आता। ऐसे में सभी देशों को साथ मिलकर काम करना होगा, साझा मूल्यों पर काम करते हुए इसका समाधान निकालना होगा। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि भारत किस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आयुष्मान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। साथ ही साथ कहा कि पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाला भारत जल्द ही देश बनेगा और जलवायु परिवर्तन, जीवन और प्रकृति के संतुलन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रकृति का संतुलन तो भारत की संस्कृति में है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर हमारे देश के कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जहां देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मक्का उत्पादन 2047 तक दोगुना करने का लक्ष्य है। मौजूदा 4.23 करोड़ टन से दोगुना कर 8.6 करोड़ टन तक पहुंचाने का और कुल मिलाकर इसकी पैदावार को बढ़ाना है। और साथ ही साथ कृषि मंत्री ने कहा कि मक्के में स्टार्च का स्तर भी बढ़ाने की जरूरत है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर है 26/11 मुंबई के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की, जिसका हाल ही में भारत में प्रत्यर्पण हुआ है और मुंबई पुलिस सुनवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि तहव्वुर राणा ने यह कबूल लिया है कि 26/11 मुंबई अटैक में उसका हाथ था। साथ ही साथ ISI और पाकिस्तान को लेकर भी तहव्वुर राणा ने कई बड़े खुलासे किए हैं। अब कल का इंतजार है जब कोर्ट में सुनवाई होनी है, NIA कोर्ट में सुनवाई होनी है। और आपको बता दें कि मुंबई में आतंकवादी हमले पाकिस्तान की IMI की निगरानी में हुआ था। लश्कर ए तैयबा के ट्रेनिंग सेंटर में जाना भी तहव्वुर राणा ने स्वीकारा है। मुंबई पुलिस की पूछताछ में इस मास्टरमाइंड ने कई बड़े खुलासे किए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबर है, ये सऊदी अरब से जुड़ी खबर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये कह रही है कि सऊदी अरब में पिछले साल 345 लोगों की गई है मौत की सजा और इसमें सबसे ज्यादा जो मौत की सजा देने वाले हैं उनमें मादक पदार्थ इस्तेमाल करने वालों को मौत की सजा का ऐलान किया गया और पिछले 3 दशकों में सबसे ज्यादा मौत की सजा के ऐलान किए गए हैं और 2/3 को मादक पदार्थ के से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया गया है। हालांकि सऊदी अरब के अधिकारियों ने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि क्यों मौत की सजा में इतनी बढ़ोतरी हो रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। एक और अच्छी खबर यह है भारतवासियों के लिए कि UAE के गोल्डन वीजा से भारतीयों के लिए दुबई में अब बसना आसान होगा। कई शर्तें जरूर हैं, लेकिन 23.3 लाख का शुल्क देकर हासिल कर सकते हैं अब आप UAE की स्थायी
आवास, वहाँ रहने की फ़ायदे और नई नीति से कई फ़ायदे होने वाले हैं, जिसमें परिवार को साथ ले जा सकते हैं, कर्मचारियों के लिए फ़ायदे हैं और व्यवस्था या पेशेवर भी यहाँ अब काम कर सकते हैं। जाते जाते एक और खबर का रुख करेंगे। देश में पहली बार होने वाले हैं डिजिटल जनगणना। 2027 में ऐलान किया भारत सरकार ने कि जनगणना शुरू होगी। इसमें डिजिटल जनगणना भी होगी, यानी कि आप डिजिटल तरीके से भी अपनी जनगणना की जो फैक्ट्स हैं उसको दर्ज कर सकते हैं। तो अगर आज की बात करें तो संध्या, ये कुछ ऐसी मुख्य खबरें हैं अलग अलग क्षेत्रों से जिसे आज अखबारों के अलग अलग पन्नों में जगह मिली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भावना, अलग अलग क्षेत्र से हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही कम समय में अखबारों की सुर्खियां समेट के लाने के लिए। और नया सवेरा में फिलहाल रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों को पत्र लिखकर इन देशों के उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साउथ कोरिया, जापान, म्यांमार, लाओस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और मलेशिया से आयात होने वाले उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की घोषणा की है और उन्हें एक औपचारिक नामांकन पत्र भी सौंपा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ट्रंप के मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की और कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ उनकी बैठक महत्वपूर्ण और सारगर्भित थी। हालांकि उन्होंने बैठक के विषय पर ज्यादा विस्तार से नहीं बताया। टेक्सास के सेंट्रल इलाके में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद लापता लोगों की खोज है जारी। शुक्रवार को आई तेज बाढ़ में अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक मौतें कैरविलेज शहर में हुई हैं। और अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि देश का बायोटेक इकोसिस्टम एक दशक में 50 स्टार्टअप से बढ़कर आज लगभग 11,000 स्टार्टअप तक पहुंच गया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत की ऊर्जा क्षमताओं को उन्नत बनाने के लिए नॉर्वे के नॉर्दर्न लाइट्स CO2 टर्मिनल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि भारत में फुल ENP डीप वाटर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे ने कहा कि जेन स्ट्रीट से जुड़ी हुई चिंताओं के बाद बोर्ड अपनी निगरानी प्रणाली को और मजबूत करेगा। नीति आयोग ने रसायन उद्योग को मजबूत करने के लिए 7 रणनीतिक हस्तक्षेप का सुझाव दिया। इसका लक्ष्य 2030 तक वैश्विक रसायन खपत में भारत की हिस्सेदारी 5 से 6% और 2040 तक 10 से 12% बढ़ाना है। और अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से। नोवाक जोकोविच ने 16वीं बार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में जोकोविच ने एलेक्स डिमिनोर को 1-6, 6-4, 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। जोकोविच अपना 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने की कोशिश में जुटे हुए हैं। शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सिनर विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सिनर के प्रतिद्वंदी ग्रिगोर दिमित्रो 2 सेट से आगे चल रहे थे, लेकिन वो चोट के चलते मैच से रिटायर हो गए। इगा श्वांतेक ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 8वीं वरीयता प्राप्त इगा ने डेनमार्क की टॉसन को 6-4, 6-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। स्विट्जरलैंड की बालिंडा बेंसिक ने पहली बार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बालिंडा ने राउंड ऑफ 16 में रूस की एकाट्रीना को 7-6, 6-4 से मात दी। अर्जेंटीना के मिडफील्डर एंजेल डी मारिया रिजोरियो सेंट्रल क्लब में शामिल हो गए हैं। डी मारिया ने हाल ही में अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम से संन्यास लिया था। और अब बात कर लेते हैं
मौसम की। आपको बताएं कि मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम गंगीय पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मध्य और उससे सटे पूर्वी भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी तट पर भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, असम और मेघालय में हल्की बारिश, गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 13 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 10 जुलाई तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा में आज भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में 13 जुलाई और जम्मू कश्मीर में 10 जुलाई तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी अलग अलग स्थानों पर आकाश में बिजली चमकने की संभावना है। वहीं तटीय कर्नाटक, केरल, माहे में भारी बारिश, तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और कर्नाटक के भीतरी हिस्से में अलग अलग स्थानों पर मौसम के गर्म और आर्द्र रहने का अनुमान है। अगले 7 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। और अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। आपको बताते हैं आपके शहर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। मौसम के मिजाज के बाद अब आपको लिए चलते हैं पुरी, जहां आज भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ अपने घर लौट आएंगे। 3 जुलाई को भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर गुंडीचा मंदिर के लिए निकले थे। तो चलिए आपको दिखाते हैं उनके मनमोहक रूप। नया सवेरा में आप लीजिए इन अद्भुत स्वरूपों का आनंद और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।